कहानी की शुरुआत में हम अपनी हीरोइन यांशु को देखते, जो जब घर आती है तो अपना लगेज पैक हुआ देखती है। उसकी स्टेप सिस्टर आके उसे बोलती है कि मुझे थैंक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा सामान पैक करा है क्योंकि तुमने कल रात मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम ये घर छोड़कर जाओगी। आज तुम्हें जाने से कोई भी रोकने वाला नहीं है क्योंकि आज तुम्हारी मॉम भी घर पर नहीं है। और बोलती है कि बास्टर्ड, तुम्हें तो सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हैनयाओ के फादर 8 साल पहले यांशु के फादर की डेथ के बाद उसे और उसकी मॉम को अपने घर ले आए थे और उसे बोल रहे थे कि इसे अपना ही घर समझो। यांशु के पास उसके फादर की एक ही निशानी होती है जिसे हैनयाओ छीनने लगती है और यांशु की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें न्यू ले दूंगी, ये इसके फादर की आखिरी निशानी है। हैनयाओ मानती नहीं और इसी चक्कर में यांशु को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो फादर कहते हैं कि उसे सॉरी मांगो। हैनयाओ माफी नहीं मांगती और उसे बास्टर्ड बोल के घर से जाने के लिए बोलती है और वो उसका लॉकेट नीचे गिरा देती है जिससे कि वो टूट जाता है। फादर को ये देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो हैनयाओ को स्लैप कर देते। हैनयाओ फादर को बोलती है कि इस बास्टर्ड की वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा है, से मैं आपसे नफरत करने लग गई हूँ। यांशु बेचारी उस टूटे हुए लॉकेट को देख के बहुत ज्यादा रोती है। यही मेन रीजन था कि यांशाओ ने उसे प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। यांशु उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है ये बोलकर कि तुम्हारा ड्रीम फुलफिल हो गया। जैसे ही वो जाने लगती है हैनयाओ उसे रोक के कहती है कि अभी ड्रीम कहाँ फुलफिल हुआ, अभी तो तुम्हारी शेमलेस मदर को भी घर से बाहर निकालना है। यांशु उसे बोलती है कि तब तो तुम्हें बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि उनको बाहर निकालना इतना इजी नहीं है, और ये बोल के वहाँ से निकल लेती है और बेचारी हैनयाओ को सोच में डालकर चली जाती है। घर से बाहर आती है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किधर जाए। जब वो अपना हैंडबैग चेक करती है तो उसमें बहुत कम पैसे निकलते हैं जिससे कि उसे रूम भी रेंट पर मिलेगा। अगले सीन में हम अपने हीरो एजी को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। इसी की कंपनी में यांशु काम करती है। जब वो अपने घर के बाहर यांशु को इस हालत में देखता है तो वो इशारा करके यांशु को उठाता है। डर कर यांशु उठ जाती है और बोलती है कि आप आ गए वापस। एजी से पूछती है कि आप क्या करने लगी हो, तो एजी बोलता है कि मैं मैनेजमेंट को कॉल करने लगा। तो एजी का फोन छीन लेती है और कहती है कि मैनेजमेंट तो अपना काम कर रही है। एजी उसे अपना फोन वापस मांगता है। यांशु उसे कहती है कि अगर आप मुझे अपने घर में 2 दिन के लिए रहने दोगे तो मैं आपको फोन वापस कर दूंगी, और बोलती है कि लगता है आप मान गए हो। एजी अपने फोन और अपने हाथ को सैनिटाइज करता है और जाते हुए कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो यांशु उसकी बहुत मिन्नतें करती हैं और वो मानता नहीं है। तो यांशु कहती है कि मुझे तो सड़कों पर रहना पड़ेगा। डोर बंद करके अंदर चला जाता है तो यांशु के पैर पे चोट लग जाती है। तो यांशु सोचते है कि अब मैं क्या करूं। रात होने पर एजी अपने किचन में अपने लिए डिनर बना रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं इतना भी भोला भाला नहीं हूँ कि तुम्हारी ट्रिक्स में फंस जाऊंगा। और ये सब सोचते हुए उसका हाथ भी जल जाता है। यांशु उधर ही बैठी होती है तो एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि मिस, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्या आप ठीक हो? यांशु कहती है कि हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। लड़का उसे बताता है कि मैं इधर ही रहता हूँ, बट आप आधी रात में इधर क्यों सो रही हो? यांशु उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई होगी तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया और डोर ओपन ही नहीं कर रहा है तो मुझे इस कॉरिडोर में सोना पड़ रहा है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि यहाँ पर रहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? यांशु कहती है कि हाँ यहीं पे रहता है, वो बहुत ही गुस्से में था और उसने मुझे किक करके बाहर निकाल दिया, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे सो जाऊं और सुबह उससे माफी मांग लूंगी। लड़का कहता है कि कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पे। इसके बाद वो उठकर उसके घर की डोरबेल बजाने जाता है और इधर हमारा एजी तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। ऐसे ही वो डोरबेल की आवाज सुनता है तो क्लॉक पे टाइम देखता है और रात के 2 बजे होते हैं। सोचता है कि इतनी रात को कौन आ गया है और डोर के पास आकर पूछता है कि कौन है। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा नेबर हूँ। एजी कहता है कि इतनी रात को क्यों आए हो? तब बोलते कि कोई प्रॉब्लम है, प्लीज डोर ओपन करो। एजी डोर ओपन करने के बाद बोलता है कि बताओ क्या बात है। तो लड़का उसे बोलता है कि जरा बाहर आकर देखो। बाहर आने पर वो यांशु को देखता और कहता है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो, मेरे पास मत आना, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। यांशु से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मुझे आज रात रहने दो, कल मैं अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी। ये सब देखकर लड़का उसे कहता है कि जितना मर्जी तुम किसी से गुस्सा हो जाओ, इतनी रात हो चुकी है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉरिडोर में कैसे सोने दे सकते हो? एजी बोलता है कि गर्लफ्रेंड, पर ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं। ये सुनते ही हमारी यांशु का ड्रामा तो शुरू हो जाता है और रोते हुए बोलती है कि हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, एक्चुअली मैं तो इसकी हिडन गर्लफ्रेंड हूँ जिसके बारे में ये लोगों को बताना भी नहीं चाहता।
एजी ये सब सुनकर बोलता है कि इसकी नॉनसेंस बातों पर विश्वास मत करो, एक नंबर की ड्रामेबाज है ये। एजी छुड़वाने के चक्कर में उसको नीचे गिरा देता है तो उसको एक आइडिया सूझता है। वो शर्ट उठाकर कहती है कि तुम्हारी ही तो शर्ट है, मैंने इतनी संभाल के रखी है कि मैं इसे वापस भी नहीं करना चाहती। लड़का एजी को कहता है कि देखो कपल्स में फाइट्स तो कॉमन होती है, पर तुम्हें जेंटली बिहेव करना चाहिए। आज रात ये मेरे घर रह लेगी और सुबह मैं इसके लिए कोई ठिकाना ढूंढ दूंगा। एजी बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो ले जाओ इसे अपने घर। यानशु उसकी बहुत मिन्नतें करती है, पर वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपना डोर बंद कर लेता है और अंदर आकर ये सोचने लग जाता है कि अगर वो सच में उस आदमी के घर रहने चलेगी तो। बाहर आने पर यानशु को घर के अंदर चलने के लिए बोलता है। यानशु उस आदमी को थैंक यू करके और उससे अपना सामान लेकर घर के अंदर चली जाती है। अंदर आकर एजी उसे पूछता है कि इतने सारे शहर में होटल है, तुम मेरे घर में क्यों रुकी? यानशु कहते कि तुम्हें पता तो है मेरे पास पैसे नहीं है रहने के लिए। एजी कहता है कि कल तुम क्या करोगे, कल तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो यानशु कहते हैं कि कल की कल देखेंगे। तुम्हारी बातें सुनकर तो ये लग रहा है कि कल का रहने का ठिकाना भी तुम्हारा फाइनल नहीं है। तो यानशु कहती है कि फिर मुझे कुछ दिन रहने दो ना अपने घर में, मैं तुम्हारे साथ सारा काम करवाऊंगी, किचन का, क्लीनिंग का, बाथरूम साफ करने का। एजी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे घर को साफ करने के लिए किसी की। इसके बाद एजी जाकर अपने बैग में से कैंडीज निकाल थी कि चलो कुछ खाया जाए, सुबह से मैं बहुत थकी हुई हूँ। एजी कहता है कि तुम कितनी ऑप्टिमिस्टिक हो, तुम्हारे कल के रहने का पता नहीं और तुम्हें अभी भी भूख है खाने की। तो यानशु कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पास्ट में मैंने इतने लोगों के पैसे देने थे तो मुझे हर रोज भागना पड़ता था और छिपना पड़ता था, कभी कभी तो मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं होता था। एजी कहता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता और ये बोल के चला जाता है। इस तरह यानशु अरेंज कर लेती है अपना रहने का।